यूरोपीय संघ जब पूरी तरह से बन गया, उसके अंग हमने देखे पीछे, उसके उद्देश्य भी हमने देखे। अब हम ये देखेंगे कि यूरोपीय संघ जब पूरी तरह से निर्मित हो गया तो इसकी क्या क्या उपलब्धियां थीं, यानी यूरोपीय संघ इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ और एक कैसे वर्ल्ड व्यवस्था में एक वैकल्पिक शक्ति बन करके निकलता है, यानी नए सत्ता का केंद्र बनता है। तो हम ये देखते हैं। तो यूरोपीय संघ की अगर हम उपलब्धियों के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट 5 उपलब्धियां हैं, जिसमें पहला क्या है कि भाई यूरोपीय संघ स्टार्ट तो हुआ था किससे? आर्थिक सहयोग संस्था से बना था ये। लेकिन अब इसने आर्थिक सहयोग संस्था की जगह एक बड़े से राजनीतिक संस्था का क्या कर लिया, इसने स्थान प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूरोपीय संघ पहले तो आर्थिक सहयोग करने के लिए बना था, लेकिन अब ये हर तरह के एक दूसरे का सहयोग करता है जो इसके सदस्य देश हैं। अब अगर बात करी जाए तो 27 इसके सदस्य देश हैं, जिनमें ये उनके सारे राजनीतिक प्रभावों को देखता है, उनको किससे संधि करनी है, किससे संधि नहीं करनी है, इसके क्षेत्रों में क्या नियम लागू होना चाहिए, क्या नियम लागू नहीं होना चाहिए, किस तरह का व्यापार होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को अब ये यूरोपीय संघ देखने लगा है। दूसरा, यह विशाल राष्ट्र की तरह कार्य कर रहा है, यानी एक बड़ा सा देश हो गया है, कई देशों का समूह हो गया, तो विशाल राष्ट्र राज्य की तरह अब ये कार्य करने लगा। अब विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने का मतलब क्या है? एक राष्ट्र वही होता है, पॉलिटी में, राजनीतिक विज्ञान में राष्ट्र उसी को बोलते हैं जिसका अपना झंडा हो, जिसका अपना राष्ट्रगान हो, जिसका अपना स्थापना दिवस हो और जिसकी अपनी मुद्रा हो। उसको हम पॉलिटी में क्या बोलते हैं? राष्ट्र बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। तो यूरोपीय संघ का ये सभी खूबियां यूरोपीय संघ में पाई गई हैं, यानी इसका अपना झंडा भी है, इसका अपना राष्ट्रगान भी है, इसका अपना स्थापना दिवस है और इसकी अपनी मुद्रा है। इसलिए इसको बोला गया है कि यूरोपीय संघ अब एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है। अगला क्या है? ये अन्य देशों से संबंध के मामले में एक साझी विदेश नीति रखता है। इसका मतलब यह है कि यूरोपीय संघ ही बताता है उसके सदस्य देशों को कि किस देश से आपको किस तरह की संधि बनानी है, वो संधि कहाँ तक आपके लिए उपयोगी है और कहाँ तक उपयोगी नहीं है। ये सभी निर्णय यूरोपीय संघ के अंगों में लिए जाते हैं और सबकी सहमति से लिए जाते हैं। तो यानी अब ये क्या करने लगा? विदेशी मामलों में भी अपना हस्तक्षेप, सदस्य देशों के जो विदेशी मामले हैं उनमें हस्तक्षेप करने लगा है। अगला क्या है? यूरोपीय संघ के झंडा जो है उसमें 12 सोने के सितारे आपको दिखाई देते होंगे। तो ये 12 सोने के सितारे जो हैं ये इसके सदस्य देशों की ओर इंगित करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये क्या इंगित करते हैं? ये बताते हैं कि भाई जो यूरोपीय संघ के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो पूरी तरह से हर चीज से परिपूर्ण हैं, उनमें एकता की भावना है, उनमें कटुता का जरा भी स्थान नहीं है, वो सब मिलजुल करके रहते हैं, वो एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, वो एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं, वो एक दूसरे के ऐतिहासिक विरासत का भी सम्मान करते हैं। तो ये यूरोपीय संघ के उपलब्धियां हैं और इन्हीं उपलब्धियों के दम पर यूरोपीय संघ अब क्या हो गया है? सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र बन गया है। अब हमें यूरोपीय संघ के कुछ ऐसे कारक देखते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि भाई यूरोपीय संघ इतना ताकतवर बना कैसे, क्या है उसके पास जिसने उसे दुनिया का एक वैकल्पिक केंद्र बना दिया। अगर इसके ताकतवर होने की बात करें, यूरोपीय संघ के ताकतवर होने के कारक की बात करें, तो ये जब ये बना उसके कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ सालों के बाद ही, यानी 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था, जिसने इसको रिवाइव यानी जिंदा करने में बहुत ज़्यादा मदद करी, उसको भी पीछे छोड़ दिया। अगर इसके सकल घरेलू उत्पाद की बात करी जाए, यानी जीडीपी की बात करी जाए, तो ये अमेरिका से इसकी जीडीपी ज़्यादा है। आगे इसकी मुद्रा जो यूरो है इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई है कि अमेरिका के डॉलर को भी खतरा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि अगर यूरोपीय संघ से व्यापार करना है तो यूरोप में ही व्यापार करना पड़ेगा, इसलिए डॉलर को काफ़ी खतरा हो गया है। विश्व व्यापार में अगर इसकी हिस्सेदारी की बात करें कि यानी दुनिया को ये कितना निर्यात करता है या आयात करता है, तो ये अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा वस्तुओं का आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। तो विश्व व्यापार में इसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। अगर इसकी
आर्थिक शक्ति के प्रभाव की बात करें तो ये इतना मजबूत है कि यूरोप के देशों को भी प्रभावित कर सकता है, एशिया को भी प्रभावित कर सकता है और अफ्रीका के देशों को भी ये प्रभावित कर सकता है। इतना ज़्यादा आर्थिक रूप से सशक्त हो गया है। अगला, अगर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की बात करें तो WTO के इसके महत्वपूर्ण ये सदस्य है। अभी महत्वपूर्ण सदस्य होने के साथ साथ फ्रांस इसका एक देश ऐसा है जो इसका सदस्य देश है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य भी है। और स्थायी सदस्य होने से इसको दो फायदे मिलते हैं। पहली फायदा तो ये कि किसी भी देश की राजनीति में अपना सीधा प्रभाव दिखा सकता है और हर देश की राजनीति की खबर भी इसको रहती है, तो ये इसको फायदा है। इससे पहले ब्रिटेन भी यूरोपीय संघ का हिस्सा था, तो वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, स्थायी सदस्य है, परंतु ब्रिटेन 2016 में जनमत संग्रह से अलग हो गया और अंततः वो 31 जनवरी 2020 में पूरी तरह से इससे अलग हो चुका है। लेकिन फ्रांस इसका अभी भी सदस्य है और ये इस UN में क्या है, स्थायी सदस्य। इसको बहुत फायदा, यूरोपीय संघ को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर सभी राष्ट्रों की नीतियों की बात करें तो ये सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है, यानी कोई भी राष्ट्र अपनी नीतियां बनाता है तो इस यूरोपीय संघ को केंद्र में रख करके इसके फायदे और नुकसान को जान करके ही अपने देश में नीतियां बनाता है। यहाँ तक कि अब अमेरिका भी इसका लोहा मानने लगा है। अमेरिका भी अगर कोई नीतियां बनाता है तो संयुक्त राष्ट्र इसके यूरोपीय यूनियन को केंद्र में रख करके ही अपनी नीतियां बनाता है। अगर इसके संघ के देशों की बात करें यानी यूरोपीय संघ के जो देश हैं, तो इन देशों में यूरोपीय संघ के जो देश हैं, कई सारे ऐसे देश हैं जो परमाणु संपन्न हैं और परमाणु संपन्न होने की वजह से ये देश काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं और प्रभावशाली भी हो जाते हैं। और अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में इसकी दूसरी सबसे बड़ी सेना है इसके पास, पहली अमेरिका के पास और दूसरी इसके पास बहुत बड़ी सेना है, जिसकी वजह से भी ये घातक सिद्ध होता है। और अगर और सभी देशों की बात करी जाए तो सभी देशों की 9th पॉइंट में आप देख रहे होंगे, सभी देशों की चाहे राजनीति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, यूरोपीय संघ सभी को प्रभावित करने का अपने में हुनर रखता है, अपने पास इतनी ताकत रखता है और उसके पास इतनी हैसियत है, उसके पास इतना बल है कि वो सभी देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को में दखल दे भी सकता है, उसको बिगाड़ भी सकता है, उसको बना भी सकता है। तो यूरोपीय संघ इन सभी कारकों से काफ़ी ताकतवर और घातक आज की संस्था है। अब वर्तमान अगर हम बात करें परिप्रेक्ष्य की तो सबसे खतरनाक संस्था है और इसका एक ही कारण है कि इसने इतने कम समय में सभी देशों को एकजुट रख करके दुनिया की विकसित और विकासशील देशों को पीछे छोड़ते हुए विकसित अर्थव्यवस्था भी बन गया है और अब ये आधुनिक विश्व की दूसरी वैकल्पिक ताकत बनते जा रहा है और बनने के जो भी बचा हुआ है उसके आगे ये और भी जाने को तत्पर है और चलता ही जा रहा है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ कमियां हैं। अगर हम EU की कमजोरियों के बारे में देखें यानी यूरोपीय यूनियन की कमजोरियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कुछ कमजोरियां भी इसकी जो सबके सामने अब सामने आ रही हैं। पहली तो ये है कि भाई इसके जो सदस्य देश हैं उनकी अपनी अपनी विदेश नीति भी है और रक्षा नीतियां भी हैं। तो कई बार ये लोग ऐसे समझौते कर लेते हैं जो इनके सदस्य देशों के आपस में खिलाफ ही हो जाते हैं। तो ये भी सबके सामने ऐसे कुछ उजागर हुआ है। जैसे इराक का एक मुद्दा था जिसमें यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश थे कुछ कहते थे कि इराक पर हमला नहीं करना है और कुछ हमला के पक्ष में थे। तो यानी इनकी जो नीतियां और जो इनकी विदेश नीति है और जो रक्षा नीतियां हैं वो कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं। तो ये भी इसकी कमजोरी है, इस पर भी ध्यान यूरोपीय संघ को देना है। अगला क्या है, यूरोप के जो कुछ हिस्से हैं, यूरोप संघ के जो हिस्से हैं या यूरोपीय के जो हिस्से हैं उसमें पूरे हिस्से यूरो को अपना मुद्रा नहीं मानते हैं, यानी वो अब भी डॉलर को अपनी मुद्रा मानते हैं। तो वो यूरो को अपनी मुद्रा मानने से उन्होंने इनकार करा है और उनमें नाराजगी भी है इसको लेकर के। अब यूरोपीय संघ के जो दो देश हैं डेनमार्क और स्वीडन, वो मॉस्ट्रस संधि को नहीं मानते हैं, इसको भी वो मना करते हैं और यूरो जो उनकी मुद्रा है यूरोपीय संघ की उसको भी वो नहीं मानते, यानी उसमें भी उनकी नाराजगी सामने कई बार झलकती है। अगला क्या है, यूरोपीय संघ के कई ऐसे देश हैं जो अभी भी अमेरिकी गठबंधन में है, यानी अमेरिका ने जो गठबंधन बनाया हुआ है जैसे नाटो हो गया या और भी जो गठबंधन है उनमें
यूरोपीय संघ के सदस्य उसमें अब भी हैं, इसलिए ये पूरी तरह से अमेरिका को काउंटर नहीं कर पाते, यानी अमेरिका को पीछे छोड़ने में अभी इनमें एक जैसा मत नहीं दिखाई देता है। और सबसे आखिरी ये है कि यूरोपीय संघ में जो ब्रिटेन देश था, जो 1973 में इसमें आकर के जुड़ा हुआ था, वो 2016 में जाकर के इससे अलग हो गया एक जनमत संग्रह से, और 31 जनवरी 2020 को पूरी तरह से यूरोपीय संघ से वो अलग हो गया। तो इस प्रकार यूरोपीय संघ का जो हमारा ये टॉपिक है ये खत्म होता है। यूरोपीय संघ के हमने सारे उद्देश्य, कमियां और उनका इतिहास, पृष्ठभूमि सब जाना है। अब हम आगे के टॉपिक में चलेंगे, आसियान के बारे में चलेंगे, यानी सत्ता का एक और वैकल्पिक केंद्र, एक और नई दुनिया जो सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। कहने का मतलब है उसके पास भी शक्तियां हैं। तो यूरोपीय संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन आता है जिसका नाम है आसियान। तो अब हम आसियान के बारे में जानेंगे।